आज की बातचीत एक बहुत ही सरल से सवाल से शुरू करते हैं। एक लड़की थी रशीदा और उसने अखबार में एक लाइन पढ़ी 100 साल पहले, और बस उसके मन में सवाल आया, भाई ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। और ये सवाल बहुत गहरा है। कल क्या हुआ वो हमें टीवी रेडियो से पता चल जाता है, हाँ। या पिछले साल क्या हुआ किसी से पूछ सकते हैं जिसकी याददाश्त अच्छी हो। हाँ, लेकिन सदियों पहले का क्या? बिल्कुल। और आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम इतिहास को अक्सर सिर्फ राजा महाराजाओं और लड़ाइयों की कहानी मान लेते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम देखेंगे कि इतिहास असल में एक जासूसी का काम है। एक ऐसी पहेली को सुलझाना जिसके ज्यादातर टुकड़े खो चुके हैं। दिलचस्प। तो हमारा मिशन है उन खोए हुए टुकड़ों को ढूंढना। और ये देखना कि इतिहासकार और पुरातत्वविद, जिन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो जासूसों की तरह इन सुरागों को जोड़कर अतीत की तस्वीर बनाते कैसे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, जब हम अतीत की बात करते हैं तो हम असल में क्या-क्या जान सकते हैं? क्या ये सिर्फ बड़े-बड़े लोगों की कहानी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्रोत हमें बताते हैं कि हम हर तरह के जीवन के बारे में जान सकते हैं। मतलब वो लोग क्या खाते थे, अच्छा। कैसे कपड़े पहनते थे, किन घरों में रहते थे। हम सिर्फ शासकों की नहीं बल्कि शिकारियों, किसानों, व्यापारियों, पुजारियों, शिल्पकारों, कलाकारों, मतलब हर किसी के जीवन की झलक पा सकते हैं। और बच्चों के बारे में भी? मतलब वो क्या करते थे? हाँ, ये भी कि बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे या कौन से गीत गाते थे। अतीत का मतलब है उस पूरे समाज को समझना, न कि सिर्फ उसके कुछ शक्तिशाली लोगों को। ये तो कमाल है। लेकिन अब मेरे मन में आ रहा है कि ये सब लोग ये रहते कहाँ थे? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, इन स्रोतों में जो नक्शा है उसकी मदद से एक सफर पर चलते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी के तट को देखते हैं। ठीक है। यहाँ आप सोचिए लाखों साल पहले से लोग रह रहे थे। ये सिर्फ भोजन इकट्ठा नहीं करते थे, ये अपने पर्यावरण को बहुत अच्छे से समझते थे, कुशल संग्राहक थे। मतलब उन्हें पता था कि जंगल से क्या लेना है, कब लेना है। बिल्कुल, कौन सी जड़ें खानी हैं, कौन से फल, और जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है। तो ये तो हुई शिकार और संग्रहण की बात, लेकिन खेती जिसने सब कुछ बदल दिया, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उस बड़े बदलाव के लिए हमें नक्शे पर थोड़ा उत्तर पश्चिम की ओर चलना होगा, सुलेमान और किरखर पहाड़ियों की तरफ। ओके। यहीं पर लगभग 8000 साल पहले पुरुषों और महिलाओं ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगानी शुरू की, और उन्होंने भेड़, बकरी, मवेशियों को पालना भी शुरू किया। और गांव बसाएं। हाँ, यहीं से गांव में रहने की शुरुआत हुई। 8000 साल। ये सोचना ही मतलब दिमाग चकरा देता है। उस वक्त दुनिया कैसी दिखती होगी? सही कहा आपने। और ये सिर्फ एक जगह नहीं हुआ। अगर आप उत्तर पूर्व में देखें तो गारो पहाड़ियों के पास और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के आसपास भी खेती का विकास हुआ। अच्छा। बल्कि विंध्य के उत्तर में तो सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो पहले नदियों के किनारे बसे, फिर पहाड़ियों के पास खेती शुरू की। और शहर, पहले शहर कहाँ बसे? शुरुआती शहरों के लिए हमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों की ओर देखना होगा, लगभग 4700 साल पहले। 4700 साल पहले? हाँ, इन्हीं नदियों के किनारे शहर फले फूले। बाद में आज से करीब 2500 साल पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे सोन नदी के किनारे भी शहर विकसित हुए। और गंगा का जिक्र आते ही शक्तिशाली साम्राज्यों की याद आती है। मगध। बिल्कुल, गंगा के दक्षिण का जो इलाका था वो प्राचीन काल में मगध कहलाता था। वहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते भी होंगे? मतलब उस समय यात्रा करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी भी। लोग काम की तलाश में जाते थे, कभी कभी बाढ़ या सूखे जैसी आपदाओं से बचने के लिए। सेनाएं दूसरे इलाकों को जीतने निकलती थीं, व्यापारी अपना कीमती सामान लेकर जाते थे। लेकिन इन यात्राओं से सिर्फ सामान का ही लेन देन नहीं होता होगा। नहीं, सबसे जरूरी था विचारों का आदान प्रदान। इसे आप उस जमाने का इंटरनेट ऑफ आइडियाज कह सकते हैं। वाह। धार्मिक गुरु अपनी शिक्षाएं लेकर घूमते थे, कुछ लोग सिर्फ रोमांच के लिए नए रास्ते खोजते थे, और इसी से हमारी संस्कृति और समृद्ध हुई। पत्थर तराशने के नए तरीके, संगीत की नई धुनें, यहाँ तक कि खाना पकाने के नए तरीके भी एक दूसरे तक पहुंचे। और इसी लेन देन के बीच हमारे देश के नाम भी पड़े होंगे। हम इंडिया और भारत दोनों इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्या कहानी है? हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। देखिए,
इंडिया शब्द निकला है इंडस से। जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। बिल्कुल। तो करीब 2500 साल पहले जो उत्तर पश्चिम से ईरानी और यूनानी आए, उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस या इंडोस कहा, और बस नदी के पूरब का जो इलाका था वो इंडिया बन गया। हाँ बिल्कुल, ये ना भारत। वो नाम कहाँ से आया? भारत नाम का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो संस्कृत की सबसे पुरानी रचना है, करीब 3500 साल पुरानी। अच्छा। ये नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए इस्तेमाल होता था। बाद में धीरे धीरे यही नाम पूरे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। चलिए अब रशीदा के उस मूल सवाल पर वापस आते हैं, जिससे हमने ये चर्चा शुरू की थी कि ये सब पता कैसे चलता है, सुराग कहाँ से मिलते हैं। यहीं से असली जासूसी का काम शुरू होता है। इतिहासकार और पुरातत्वविद जिन सुरागों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम स्रोत या सोर्स कहते हैं। स्रोत? हाँ। इसे समझने के लिए सोचिए कि हमारे पास अतीत की जांच के लिए 3 तरह के गवाह हैं। 3 तरह के गवाह? अच्छा, ये क्या है? पहला गवाह है पांडुलिपियां, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये वो चश्मदीद गवाह हैं जिसकी याददाश्त थोड़ी धुंधली हो सकती है। धुंधली क्यों? क्योंकि ये हाथ से लिखी किताबें थीं जो ताड़ के पत्तों पर या फिर भूर्ज पेड़ की छाल पर लिखी जाती थीं। अरे, लेकिन ताड़ के पत्ते और पेड़ की छाल तो बहुत नाजुक होती हैं। इतने हजारों साल तक ये बची कैसे रहीं? आपका सोचना बिल्कुल सही है। ज्यादातर तो नष्ट हो गईं, कीड़े खा गए या खराब हो गईं, लेकिन जो बची वे मंदिरों और मठों में संभाल कर रखी गईं। इनमें हमें धार्मिक मान्यताओं से लेकर विज्ञान, कविता, नाटक सब कुछ लिखा मिलता है। और भाषा? कौन सी भाषा में? ज्यादातर संस्कृत में, कुछ प्राकृत में जो आम लोगों की भाषा थी, और तमिल में भी मिलती हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहला गवाह, जिसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। अब दूसरा गवाह कौन है? दूसरा गवाह है अभिलेख, यानी इंस्क्रिप्शंस। इसे आप एक सरकारी दस्तावेज की तरह समझ सकते हैं। सरकारी दस्तावेज? मतलब ये कि ये पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखे गए हैं, इसलिए ये आसानी से नष्ट नहीं होते। इन्हें लिखवाता कौन था और क्यों? ज्यादातर राजा महाराजा। वे अपने आदेश खुदवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ें और उनका पालन करें, और साथ ही वे अपनी जीतों का बखान भी करते थे। अच्छा, एक तरह से अपनी उपलब्धियों का रिकॉर्ड। बिल्कुल। जैसे अफगानिस्तान के कंधार में अशोक का एक 2250 साल पुराना अभिलेख मिला है, जो ग्रीक और अरामी 2 लिपियों में लिखा है। लेकिन एक सवाल है, क्या हम इन अभिलेखों पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? आखिर ये तो राजाओं ने ही लिखवाए थे। ये एक तरह का प्रोपेगेंडा भी तो हो सकता है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और इतिहास को समझने की कुंजी भी यही है। हमें इन स्रोतों को पढ़ना भी है और इन पर सवाल भी उठाने हैं। अभिलेख हमें राजा के नजरिए से कहानी बताते हैं। सही बात है। वो हमें ये नहीं बताते कि उस लड़ाई में आम सैनिक या किसान क्या महसूस कर रहा था। और यहीं पर हमारा तीसरा गवाह काम आता है, और वो है जमीन के नीचे दबे सुराग, पुरातत्व। बिल्कुल। हमारा तीसरा गवाह है पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। ये एक फोरेंसिक सबूत की तरह है। ये चुपचाप पड़ा है, पर अगर सही से जांच की जाए तो झूठ नहीं बोलता। तो पुरातत्वविद खुदाई करके क्या-क्या खोजते हैं? पुरानी इमारतों के अवशेष, मूर्तियां, औजार, हथियार, बर्तन, गहने, सिक्के, बहुत कुछ। अच्छा, और क्या वे ये भी पता लगा सकते हैं कि लोग खाते क्या थे? हाँ बिल्कुल। वे जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां जांचते हैं। यहाँ तक कि जले हुए अनाज के दाने भी मिल जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि कौन सी फसलें उगाई जाती थीं। कपड़े जैसी चीजें बहुत कम बच पाती हैं। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, तो इतिहास की पूरी तस्वीर बनाने के लिए इन तीनों गवाहों की जरूरत है ना? बिल्कुल। पांडुलिपि बताती है कि उस दौर के विद्वान क्या सोच रहे थे, अभिलेख बताते हैं कि राजा दुनिया को क्या दिखाना चाहता था, और पुरातत्व हमें उन आम लोगों के जीवन की झलक देता है जिनका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। इन्हीं तीनों को मिलाकर हम अतीत की एक धुंधली ही सही पर एक तस्वीर बना पाते हैं। यहाँ एक और जरूरी सवाल उठता है। इस किताब का शीर्षक है हमारे अतीत, बहुवचन में। हमारा अतीत क्यों नहीं? मतलब क्या कई अतीत थे? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसका जवाब है हाँ। अतीत हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। कैसे? देखिए, एक राजा या रानी का जीवन एक किसान के जीवन से बहुत अलग था। एक व्यापारी का जीवन एक शिल्पकार से अलग था। यहाँ तक कि आज भी ये सच है।
अंडमान द्वीप समूह के लोग आज भी शिकार और संग्रहण से जीवन जी रहे हैं, जबकि शहरों में लोग बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं। मतलब एक ही समय में अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग अतीत मौजूद थे? बिल्कुल। और एक और बड़ा अंतर ये है कि राजाओं ने अपनी लड़ाइयों और जीतों के रिकॉर्ड रखे, इसलिए हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन आम लोगों जैसे शिकारियों या किसानों ने उन्होंने अपने कामों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। जी हाँ, पुरातत्व से उनके जीवन के बारे में कुछ पता चलता है, लेकिन बहुत कुछ अभी भी एक रहस्य है। आखिर में एक चीज और समझते हैं समय, ये जो हम बार बार कह रहे हैं 8000 साल पहले, 4700 साल पहले, इसका मतलब क्या है और इसकी गिनती कहाँ से शुरू होती है? तारीखों की गिनती का जो सिस्टम आज पूरी दुनिया में चलता है, वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। उनके जन्म के वर्ष को साल 1 माना जाता है। अच्छा, तो जब हम AD 2024 कहते हैं, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2024 साल बाद। और उनके जन्म से पहले की तारीखों का क्या? जन्म से पहले की सभी तारीखों के लिए BC यानी बिफोर क्राइस्ट का इस्तेमाल होता है। इसमें गिनती उल्टी चलती है। उल्टी मतलब 200 BC 100 BC से पहले आता है? हाँ, आजकल BC की जगह BCE यानी बिफोर कॉमन एरा और AB की जगह CE यानी कॉमन एरा का भी इस्तेमाल होता है, ताकि इसे धर्म से अलग रखा जा सके, पर सिस्टम वही है। तो जब हम कहते हैं कि खेती की शुरुआत लगभग 8000 साल पहले हुई, तो ये आज से 8000 साल पहले की बात है, जो ईसा मसीह के जन्म से भी करीब 6000 साल पहले थी। जी हाँ, ये हमें समय के विशाल पैमाने का एहसास कराता है। तो हमने रशीदा के एक छोटे से सवाल से अपनी यात्रा शुरू की और समझा कि अतीत की कहानी को कितने अलग-अलग सुरागों से जोड़कर बनाया जाता है। पांडुलिपियों से लेकर पत्थर के अभिलेखों और जमीन में दबे सिक्कों तक, हर चीज की अपनी एक कहानी है। और इतिहासकार और पुरातत्वविद इन्हीं सुरागों का इस्तेमाल करके हमें उस दुनिया की एक झलक दिखाते हैं जो कब की गुजर चुकी है। वे हमें न केवल ये बताते हैं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने में मदद करते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ होगा। बिल्कुल। स्रोत हमें ये भी बताते हैं कि आम लोगों ने अपने जीवन का लेखा जोखा नहीं रखा, तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर हमें 4000 साल पहले कि किसी किसान के दैनिक जीवन से जुड़ा सिर्फ एक औजार मिल पाता, तो वो क्या हो सकता है? और वो एक औजार हमें उस किसान के जीवन, उसकी उम्मीदों और उसकी मुश्किलों के बारे में कौन सी ऐसी कहानी बता सकता है जो राजाओं के बड़े बड़े अभिलेख कभी नहीं बता पाए।